हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चित्रकला कक्षा 12 अध्याय 1 पांडुलिपि और आज इसका अंतिम पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट मैंने डाले हैं, छोटे क्वेश्चन डाले हैं। कल वाला जो पार्ट डाला था वो व्याख्यात्मक था, आज वाला भी व्याख्यात्मक है और आज इसकी व्याख्या यानी आज पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ा था कि जो जैन चित्रशैली है उसका उद्भव कैसे हुआ था, फिर जैन चित्रशैली में किस प्रकार के ग्रंथ है वो चित्रित हुए थे, जो परंपरा के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके नाम लिखे थे हमने। कल्प सूत्र, कालकाचार्य कथा, संग्रहणी सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र। और आज हम इन सूत्रों के इन ग्रंथों का डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया था, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे कल्प सूत्र से। तो कल्प सूत्र है वो जैन परंपरा कला परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना गया है, ठीक है। कल्प सूत्र में एक भाग में 24 जैन तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को गाते हुए बताया गया। ये बात हमने छोटे क्वेश्चन में भी कर ली थी और यहाँ पर भी देखो। सबसे पहली बात याद रखनी है, कल्प सूत्र को सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना गया। दूसरी बात याद रखनी है, कल्प सूत्र के एक भाग में 24 जैन तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को गाते हुए बताया गया है, ठीक है। 2 बातें हो गई है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि कल्प सूत्र में, ये बात भी हमारी छोटे क्वेश्चन में हो गई है लेकिन फिर से देखिए, कल्प सूत्र में 5 घटनाओं को विस्तृत रूप में बताया गया है। 5 घटनाओं के नाम दे रखे हैं: अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन, प्रथम उपदेश। ये 5 घटनाएं कल्प सूत्र में हैं। पूछ लिया जाए कि कल्प सूत्र में वर्णित 5 प्रमुख घटनाओं के नाम बताइए, तो आपको ये नाम हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। तो कल्प सूत्र ग्रंथ है वो कलाकारों के लिए चित्रण सामग्री उपलब्ध करवाता था। कलाकार हैं वो इसको देख करके और इसके अंदर जो कला के बारे में जो अवधारणाएं थी उनको पढ़ करके और फिर कलाकार हैं वो अपनी कला में उनको काम में लेते थे। और इनमें क्या था, मुख्यतः जैन तीर्थंकरों के जीवन और मोक्ष के बारे में वर्णन है। जैन तीर्थंकरों के जीवन और मोक्ष के बारे में वर्णन है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कल्प सूत्र के बारे में आ गया समझ में। जैन परंपरा में कल्प सूत्र को सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ माना गया है। इसमें 24 जैन तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को गाते हुए बताया गया है। इसमें 5 जो प्रमुख घटनाएं उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। 5 घटनाओं के नाम दे रखे हैं: अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन, प्रथम उपदेश, ठीक है। तो कल्प सूत्र का हो गया हमारा। इसमें से छोटे क्वेश्चन अगर आए तो भी हम कर सकते हैं, वर्णन आए तो भी हम कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, फिर दूसरा आता है बच्चों कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा के बारे में भी हमने छोटे क्वेश्चन है उनमें जिक्र तो किया था, लेकिन इसका वर्णन देखिए। कालकाचार्य, कालक प्लस आचार्य, एक आचार्य कालक की कथा है ये। और आचार्य कालक है ना, उनकी एक साध्वी बहन होती है, उनका अपहरण हो जाता है और फिर वो अपनी बहन को खोजने के लिए एक अभियान पे निकलते हैं। तो उस पूरे अभियान को, उनके कालक के साहस की पूरी घटना को इसमें चित्रित किया गया, फिर इसको नाम दे दिया कालकाचार्य कथा। तो वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए जो योजना बनाते हैं वो सारी योजना है वो इस ग्रंथ में चित्रित की गई है। कालकाचार्य में पूरी की पूरी घटना चित्रित की गई है। तो इसमें देखिए वो क्या करते हैं कि अपनी बहन का पता लगाने के लिए जमीन का शुद्धिकरण करते हैं, फिर अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, फिर राजा महाराजाओं से संपर्क बढ़ाते हैं और फिर आखिर में उस दुष्ट राजा को पनिशमेंट दे करके उसको हरा करके, पराजित करके और फिर अपनी बहन को ढूंढ निकालते हैं। तो कालकाचार्य की कथा है, इसको आप ध्यान में रखोगे। कैसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न, जैसे टिप्पणी लिखिए नीचे, 2 ए ब दे देंगे, कालकाचार्य कथा दे दिया, एक संग्रहणी सूत्र दे दिया। तो अगर इनके अंदर क्या कहानियां हैं वो अगर आपको ध्यान में होंगी ना, तो फिर आप उसका आंसर है वो दे सकते हो। तो कालकाचार्य का भी वर्णन हो गया। और अभी हम देखते हैं संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र में क्या है कि एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। इसके बारे में हमने जिक्र किया था छोटे क्वेश्चनों में, अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने डाल दिए हैं 2-3 वीडियो बना करके। संग्रहणी सूत्र एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है जिसे 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, यहाँ पर अलग से प्रश्न बनेगा
और 12वीं शताब्दी में लिखा गया, यहाँ पर अलग से प्रश्न बनेगा। इसमें ब्रह्मांड के ढांचे के बारे में, अंतरिक्ष की जो मापने की जो अवधारणाएं वो है इसमें। संग्रहणी सूत्र में क्या वर्णित है, अगर ऐसा पूछे तो आप बता दोगे कि ब्रह्मांड के ढांचे की और अंतरिक्ष मापन की अवधारणाएं हैं, ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत विवरण है वो दिया गया है इस ग्रंथ में, ऐसे बता दोगे। ठीक है। फिर इस ग्रंथ में जो चित्र प्रश्न है वो कई भागों में बांट करके और बनाए गए, इससे जिससे क्या है कि मूल पाठ को लिखने में सुविधा हो जाए और बीच बीच में खाली स्थान छोड़ के स्पेस दे करके और फिर इसका चित्रण अच्छे से किया जाता है। फिर जो पृष्ठ सारे तैयार हो जाते थे ना इसके संग्रहणी सूत्र के, तो उन पृष्ठों के केंद्र में केंद्र में छिद्र बनाए जाते थे। फिर इन पृष्ठों को इकट्ठा करके उन छिद्रों में से एक धागा डाल के और फिर इसको बांध के इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे। और फिर उसके आगे देखिए इसमें क्या होता था। फिर इन चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए हमने पहले भी जिक्र किया पटलिस का, चारों ओर का आवरण लकड़ी का बना हुआ जिसे पटलिस कहते हैं। तो पटलिस से इसको सुरक्षित रखने के लिए ढक दिया जाता था। तो संग्रहणी सूत्र ये भी हमारा हो गया। अभी हम 4 नंबर पे चलते हैं। जैन चित्र परंपरा का चौथा उत्तर ध्यान सूत्र। उत्तर ध्यान सूत्र, तो इसमें क्या है, इसमें खास बात यह है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई है। इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई है कि एक साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक साधु के जीवन में किस तरह का अनुशासन होना चाहिए, उन सब के बारे में उत्तर ध्यान सूत्र हमें ये बताता है। तो मेनली इसमें आपको ये याद रखना है कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं कौन से सूत्र में लिखी गई है, तो आप लिखोगे उत्तर ध्यान सूत्र में, उत्तर ध्यान सूत्र में। तो उत्तर ध्यान के बारे में इतना याद रखना है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है उत्तर ध्यान सूत्र में। फिर देखिए इसमें ताड़ की पत्तियों पर चित्रित जैन चित्र, जो जैन चित्र परंपरा है उसमें ताड़ की पत्तियों पर चित्र बनाए जाते थे। ताड़ की पत्तियों पर चित्र बनाए जाते थे। तो ताड़ की पत्तियों पर क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि कागज़ 14वीं शताब्दी में आया था और इसलिए जैन की चित्र हैं वो कागज़ के आने से पहले ताड़ के पत्तों पर बनाए जाते थे। पाम लीफ मतलब एक ताड़ का वृक्ष होता है और उसके पत्तों पर ये चित्र बनाए गए। आज भी बड़े बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित हैं ताड़पत्र, ये पांडुलिपियां हैं, मनुस्क्रिप्ट हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं बड़े बड़े संग्रहालयों में। तो वजह ये थी कि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और कागज़ के आने से पहले ये ताड़ पत्रों पर बनाए जाते थे। अब देखिए 11वीं शताब्दी की एक सबसे प्राचीन पांडुलिपि मिली है, जो कहाँ मिली है, भारत के पश्चिम क्षेत्र से, भारत के पश्चिमी क्षेत्र से। तो इसकी शताब्दी पूछ लेंगे कि सबसे प्राचीन जो भारत के पश्चिम क्षेत्र से पांडुलिपि प्राप्त हुई है वो कौन सी शताब्दी की है, तो आपको ध्यान में रखना है वो 11वीं शताब्दी की है। कौन सी शताब्दी की है, 11वीं शताब्दी की है, 11वीं शताब्दी की है। ठीक है। फिर देखिए ताड़पत्रों पर चित्रांकन करने से पहले, जैसे कलाकार चित्र बनाने से पहले अपने धरातल का इंतजाम करता है, धरातल यानी जहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं, तो वैसे ही ये चित्रकार है ना वो ताड़ के पत्तों पर चित्र बनाने से पहले इनको रख रखाव करते थे, अच्छे अच्छे इनको छांट करके अपने पास रख लेते थे और फिर इनको तिखी सुलेख लिखने वाली जो लेखनी प्राचीन समय में काम में लेते, जैसे लकड़ी को आगे से नुकीला पेन के हिसाब से बना करके और एक लेखनी बना ली जाती थी और फिर उससे इन पांडुलिपियों को लिखा जाता था। तो ये इस प्रकार से ताड़ की पत्तियों पर जैन चित्र है वो बनाए जाते थे। ये प्रोसेसिंग अगर पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर हम जो जैन चित्र परंपरा है उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। तो विशेषताओं को वैसे अगर आप अपनी बुक में देखते हो तो सीधा दे रखा है, यहाँ पर मैंने विशेषताओं के कुछ पॉइंट बना के डाले हैं जो कि आपको आराम से याद हो, उसके याद करने में आसानी के लिए कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं। तो जैन चित्र साल कला की जो परंपरा है वो 100 वर्षों की अवधि तक रही थी। 100 वर्षों तक अच्छे से इसका विकास हुआ था। 1350 से और 1350 से 1450 के लगभग इनका जो रचना काल की जो अवधि है वो रही थी। तो लेकिन यहाँ हमें इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, तो जो मैंने पॉइंट बनाए हैं उनको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो इसमें देखिए पहली विशेषता देखिए, एक सरल एवं नियोजित भाषा, कि ये जो जैन चित्र बनते थे ना ये सरल और नियोजित भाषा में बनते थे ताकि उस समय की जो आम जनता है वो भी इनको समझ सके, पढ़ सके।
तो सरल एवं नियोजित भाषा पहली विशेषता जैन परंपरा की। ठीक है। दूसरी संरचना, आकृतियां हैं उसमें किस तरह की मतलब संरचना होती थी। तो पतली तार जैसी रेखाओं का प्रयोग किया जाता था आकृतियां बनाने के लिए, यानी महीन या बारीक रेखाएं तार जैसी। चेहरों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाने का प्रयास किया गया, और इस प्रयास में ऐसे लग रहा है उन पांडुलिपियों में जो चित्र है उनको देखे कि जैसे एक आंख है वो आगे की ओर जोड़ी गई हो, क्योंकि त्रिआयामी प्रभाव दिखाने का ये कलाकारों का प्रयास नजर आ रहा है। तो संरचना वाला पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए, इसमें चित्रकारियों के पास स्थापत्य कला के तत्वों का समावेश किया गया है। यानी जो सुल्तान, जो राजा महाराजा जिस तरह की कला बनवाते थे ना, राजा महाराजा क्या करवाते थे, ज़्यादा मकबरे गुबंद वगैरह ये बना स्थापत्य कला को ज़्यादा महत्व देते थे। तो उस प्रकार की कला के कुछ जैन चित्रकला में भी सबूत हैं वो मिले हैं, साक्ष्य है वो मिले हैं, जैसे गुजरात, मांडू, जौनपुर, पटना आदि क्षेत्रों में। तो स्थापत्य कला का समावेश भी जैन चित्रकारों ने किया था। और चौथी विशेषता है स्वदेशी तथा स्थानीय जीवन शैली की विशेषताएं। ये सबसे अच्छी विशेषता है कि उस समय वहाँ के लोगों का जैसा सांस्कृतिक जीवन होता था ना, वो का वो प्रभाव है जैन कलाकारों ने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया है। वही रहन सहन उनके, वही सामियाने, दीवारें, फर्नीचर, वेशभूषा, सांस्कृतिक जीवन जैसा था वैसा वहाँ का स्थानीय जीवन शैली चित्रकारों ने दिखाने का प्रयास किया है जैन चित्रों में। ठीक है। फिर एक विशेषता आती है भूभाग। तो इन चित्रों में जो भूभाग दिखाए गए थे ना, वो विस्तृत नहीं दिखाए गए थे, केवल सुझावात्मक थे। मतलब भूभाग में कुछ कलाकारों को जैसे नृत्य करते हुए दिखाया है, कुछ संगीतकारों को वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया है। तो पूरी तरह से भूभाग को अच्छे से नहीं दिखाया गया। ठीक है। तो एक विशेषता और है, 6 नंबर विशेष। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट विशेषता है 6 नंबर, सवर्ण एवं मूल्यवान नीले रंगों का प्रयोग। तो देखिए चित्रकारों ने ये चीज़ें इस्तेमाल इसलिए की कि वो क्या दिखाना चाहते थे इन जैन चित्रों में, ये दिखाना चाहते थे कि उस समय के जो संरक्षक है, जो राजा महाराजा हैं, वो कितने धनवान हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनकी धन संपदा कैसी है। तो ये महंगी चीज़ें चित्रों में यूज करके और प्रयोग करके वो ये दिखाना चाहते थे कि उस समय के जो संरक्षक हैं वो कितने धनवान थे। तो इस प्रकार से जैन चित्र शैली की विशेषताएं भी हमने पढ़ ली, जैन चित्र शैली के ग्रंथ भी हमने पढ़ लिए। सबसे पहले शुरुआत में जैन चित्र शैली किन परिस्थितियों में उद्भव हुआ था वो भी हमने पढ़ लिया। जैन चित्र शैली कंप्लीट हो गई है, इम्पोर्टेंट है। खाली विशेषताएं पूछ सकते हैं, इन ग्रंथों के ऊपर टिप्पणी भी पूछ सकते हैं। इनमें से काफ़ी छोटे क्वेश्चन भी बन रहे हैं जो कि मैंने बीच बीच में भी बताए हैं, और पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ जो छोटे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो जैन चित्र परंपरा हमारी आज पूरी हो गई है। नेक्स्ट पाल चित्र शैली हम पढ़ेंगे। पाल चित्र शैली 11वीं-12वीं शताब्दी में पूर्वी भारत के पालों की पांडुलिपियों के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। तो पालों की जो कलावधि है जैसे 750 ईस्वी मध्य से 12वीं शताब्दी, तो उस समय क्या था, भारत में जो बुद्ध कला है उसका अंतिम काल चल रहा था, और इधर पालों की कला है वो चरम पे थी। तो उस समय कुछ मठ थे जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ये मठ थे, और ये उस समय की शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी थे। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं की ताड़ के पत्तों पर यहाँ पर जो चित्रांकन है, बहुत सारी पांडुलिपियां हैं वो चित्रित किए जा रहे थे, और ये उदाहरण भी हैं पाल शैली के। तो पाल शैली में पांडुलिपियां भी चित्रित हो रही थी, और पाल शैली में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पित्तल की मूर्तियां सबसे ज़्यादा चित्रित हुई थी। पाल शैली में पित्तल की मूर्तियां सबसे ज़्यादा चित्रित हुई थी। हाँ, पांडुलिपियां भी चित्रित हुई थी, बहुत सारी मिली हैं, बहुत सारे उदाहरण मिले हैं पांडुलिपियों के भी पालों के समय के, लेकिन पित्तल की मूर्तियां सबसे ज़्यादा चित्रित हुई थी। उस समय के कला केंद्र पूछ ले या मठ पूछ ले तो नालंदा और विक्रमशिला। अब देखिए कि जो पाल शैली है उसका विदेशों में फैलाव हो गया था। विदेशों में फैलाव क्यों हुआ था? क्योंकि जो यहाँ के जो शिक्षा के केंद्र थे उस समय नालंदा और विक्रमशिला, तो यहाँ पर देश विदेशों से विद्यार्थी आते थे, तीर्थयात्री भी आते थे धर्म सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जब वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जाते थे, यहाँ से धर्म सीख करके जाते थे, तो यहाँ की कला से प्रभावित होकर के और कुछ पित्तल की मूर्तियों को और कुछ पांडुलिपियों को जो कि पाल चित्र शैली की थी उनको अपने साथ ले गए थे, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, जावा, यहाँ। तो इस तरह से पाल चित्र शैली है ना वो दूसरे देशों में भी
फैल गई थी। ठीक है, अब देखिए हम पाल चित्र शैली की कुछ विशेषताएं पढ़ती हैं। पाल चित्र शैली का परिचय पढ़ ही लिया और अब विशेषताएं पढ़ते हैं इसकी। तो पाल चित्र शैली की पहली विशेषता देखिए, पाल चित्र शैली की पहली विशेषता, शांत रंगों में लहरदार व गतिमान रेखाएं पाल शैली की मुख्य विशेषता है। शांत रंगों में मतलब भड़कीले रंग न होकर के शांत रंगों में, शांत रंगों में लहरदार व गतिमान मतलब लयात्मक रेखाओं का प्रयोग। आकृति के अनुसार रेखाओं में जो लय आते हैं वो एक अच्छी कृति होती है और अच्छी रेखाएं उसको मानते हैं कला के तत्वों के हिसाब से। तो लहरदार व गतिमान रेखाएं पाल शैली की मुख्य विशेषता है। ये ध्यान में रखना, पाल शैली की मुख्य विशेषता अगर पूछ ले 1/2 का क्वेश्चन तो आपको ये पहला पॉइंट एक ही लिखना है कि शांत रंगों में लहरदार व गतिमान रेखाएं पाल शैली की मुख्य विशेषता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरी विशेषता देखिए, अजंता की तरह पालों की मूर्तिकला शैली में इन मठों एवं कलाकारों द्वारा निर्मित आकृतियां समान भाषा में मिलती है। समान भाषा में मतलब नॉर्मली सबको समझ में आने वाली भाषा में ही बनाए गए थे। साधारण जनता है वो भी इसका फायदा उठा सके समान भाषा में। एक पाल बौद्ध ताड़पत्र पांडुलिपि का एक अच्छा उदाहरण भी मिला है उस समय का, जिसका नाम है अष्टासहस्री का प्रज्ञान परमपिता। तो ये पाल शैली की ताड़पत्रीय पांडुलिपि का उदाहरण है। अगर पूछा जाए कि अष्टासहस्री का प्रज्ञान परमपिता जो पांडुलिपि है वो कौन सी शैली का उदाहरण है, तो जैन चित्र शैली अगर आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये जो अष्टासहस्री का प्रज्ञान परमपिता जो पांडुलिपि है वो है पाल चित्र शैली की। कौन सी चित्र शैली की? पाल चित्र शैली की। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी प्राप्त हुआ है, वो है बुद्ध की प्रवीणता। क्या नाम है उसका? पांडुलिपि का बुद्ध की प्रवीणता पांडुलिपि कौन सी शैली की है? पाल शैली की है। इसमें 8000 पंक्तियां लिखी गई है। 8000 साधारण सी बात है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमारी ये चित्रकला की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, हर अध्याय में हर एक लाइन में 2-2 3-3 क्वेश्चन उठते हैं। तो बुद्ध की प्रवीणता पांडुलिपि कौन सी शैली की है? पाल शैली की है। कितनी पंक्तियां हैं? 8000 पंक्तियां हैं इसमें, ये ध्यान रखोगे। अभी देखिए नेक्स्ट, फिर ये वाली विशेषता हो गई हमारी 2 नंबर की, और ये हमारा हो गया अष्टसहस्रवी का प्रज्ञान परमपिता और बुद्ध की प्रवीणता पाल शैली की पांडुलिपियों के श्रेष्ठ उदाहरण है, और बुद्ध की प्रवीणता में 8000 पंक्तियों में लिखी गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो पाल राजा रामपाल के शासनकाल में 15वीं सदी में नालंदा मठ में 11वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में की गई चित्रकारी के 6 पृष्ठ मिले हैं, वो भी इस पाल शैली के उदाहरण माने जाते हैं। इसके लकड़ी के ऊपर नीचे कवर पृष्ठ दोनों तरफ चित्रित किए गए हैं। तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विशेषताओं में आप याद रख सकते हो कि पाल राजा थे एक रामपाल, और उनके शासनकाल में 15वीं शताब्दी की बात है, और नालंदा मठ की एक में चित्रित हुई पांडुलिपि मिली है 11वीं शताब्दी की, जो 6 पृष्ठ में है, वह इसका श्रेष्ठ उदाहरण है पाल शैली का। ठीक है, कौन से शासक की? इसमें रामपाल के शासनकाल की है, 15वीं शताब्दी में था उनका शासनकाल। और ये जो नालंदा मठ की 11वीं शताब्दी में चित्रित हुई एक पांडुलिपि मिली है जिसके 6 पृष्ठ हैं, और ये इसका पाल शैली का उदाहरण है। इसमें जो लकड़ी का आवरण लगा हुआ है ना, पटलीस लगा हुआ है, लकड़ी का आवरण जो पांडुलिपियों पे होता था उसको पटलीस कहते थे, जो कि हमने पीछे बात कर ली है। तो उस कवर के ऊपर या नीचे दोनों तरफ चित्रकारी करते थे, ये रूल नियम होता था कलाकारों का। तो इस तरह की चित्रकारी है वो की गई है। तो पाल शैली का एक ये उदाहरण भी मिला है। तो इस प्रकार से हमने 3 तो विशेषताएं की है पाल शैली की, और पाल शैली के समय शिक्षा के कला केंद्र विक्रमशिला और नालंदा वो भी हमने पढ़ा है। पाल शैलियों का दूसरे देश में फैलाव कैसे हुआ वो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि विक्रमशिला नालंदा में दूसरे देशों से विद्यार्थी आते थे और धर्म यात्री आते थे धर्म सीखने के लिए। तो जब वो यहाँ से गए थे तो उस समय पाल शैली में अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बन रही थी पित्तल की, अच्छी अच्छी मनुस्क्रिप्ट हैं वो लिखी जा रही थी, तो वो अपने साथ लेके गए। तो दूसरे देशों में भी इसका प्रचार प्रसार है वो खूब हो गया था। तो इस प्रकार से पाल शैली का फैलाव दूसरे देशों में हुआ। फिर इसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली है। फिर देखिए पाल शैली का अंत कैसे हुआ, थोड़ा सा वो देखेंगे। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मठों पर जो आक्रमण किया गया, 13वीं शताब्दी की बात है ये, 13वीं शताब्दी में, तो पाल कला की जो पाल युग की जो कला है उसका अंत हो गया था। तो अगर आपसे छोटे क्वेश्चन में ये पूछे कि पाल युग की कला का अंत कैसे हुआ था,
शताब्दी पूछे तो आप बताओगे 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में अंत हुआ था पाल कला का? 13वीं शताब्दी में। अगर आपसे ये पूछे कि कैसे, वजह पूछे ना, तो मुस्लिम आक्रमण के कारण, मुस्लिम आक्रमण के कारण 13वीं शताब्दी में पाल युग की कला का अंत हुआ था। छोटा प्रश्न इसमें बनता है, अगर पूरे पाल शैली का वर्णन आए तो भी आपको अच्छे से करना है। अब जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं बच्चों, कोई ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है मेरे हिसाब से कि उसमें से कोई भी छोटा क्वेश्चन है आने वाला वो छूट जाए, और कोई ऐसा बहुत सारा बर्डन नहीं दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा उसमें से चुन चुन करके लाइनें उठाई है जहाँ से छोटे प्रश्न बन रहे हों। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखें, सुनें, आपको समझ में आएगा, आप नोट्स बनाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और भी अगर आपके कोई सहपाठी हैं, आपके कोई नज़दीकी जो विद्यार्थी हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें इसको। और आज हमारा चैप्टर है वो 1 का पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यू चैप्टर की शुरुआत, व्याख्या करेंगे, छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसी तरह आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले जो आपने नहीं देखे हैं ना छोटे क्वेश्चन वाले, तो वो देख सकते हो आप। 4 वीडियो डाले हैं, एक व्याख्या का है, आज ये दूसरा व्याख्या का था। व्याख्या के 2 ही हैं जिसमें पूरे चैप्टर की मैंने व्याख्या कर दी है, और छोटे क्वेश्चन के मैंने 3 डाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।